कुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनका अंतिम साल है। इस साल बिहार में नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्या वो प्रशांत किशोर है? नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। तेजस्वी यादव? नीतीश जी नहीं बनेंगे, बाकी कोई बन जाए, कोई भी बन सकता है। कोई बन जाए, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। उनके खिलाफ लड़ना है तो उनके खिलाफ लड़ेंगे। नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं। अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो मैं निश्चित तौर पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूं। क्रिमिनल के साथ क्या रिश्ता होगा? कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उस नाते अगर आप मिलने आओगे तो एक बेसिक सदाचार है, शिष्टाचार है कि आप आओगे तो मिल लेंगे। विपक्ष की भूमिका में कोई है ही नहीं। नीतीश जी कुर्सी पर है और बारी बारी से राजद और भाजपा को सत्ता का सुख मिलता रहता है। अगर चिराग पासवान बिहार में तरक्की की बात कर रहे हैं तो मैं भी उसका समर्थन करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चिराग पासवान व्यक्ति का राजनीतिक तौर पे समर्थन कर रहा हूँ। चिराग जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ। में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि 25 का विधानसभा चुनाव है और इस बार का चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है। एक तरफ इंडिया और एनडीए गठबंधनों ने इस बार चुनावी तैयारियों में पूरा दम झोंक दिया है, तो इस बार का चुनाव जो है त्रिकोणीय होने वाला है। आपको बता दें कि कभी राजनीतिक सलाहकार हुए प्रशांत किशोर, अब उनकी एक नई पार्टी बन गई है, जन स्वराज के संस्थापक है। तो चलिए अब सीधे इनसे बातचीत करेंगे और प्रशांत जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा के चुनाव में इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 नेशन पर। क्या है प्रशांत किशोर? क्योंकि 2022 से आपने पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा शुरू करते ही बिहार की राजनीति में बवाल मच गया। कई विरोधी दल के नेता हैं जिन्होंने पहले कहा कि ठीक है प्रशांत किशोर नेता नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने लेटर तक जारी किया कि कोई जनसुराज में शामिल ना हो। तो क्या है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर बिहार के लड़के हैं और ऐसा सोचते हैं कि बिहार के लड़के होने के नाते अगर मुझ में कुछ क्षमता है, भगवान की कृपा है, कुछ मैंने जीवन में हासिल किया है जी, तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े इस राज्य में सुधार हो। जो समाज का बड़ा तबका पीछे छूट गया है उसकी जिंदगी में बेहतरी आए, उसके लिए मैं अपनी क्षमता के मुताबिक कुछ न कुछ प्रयास करूं। और उसी प्रयास के तहत यहाँ पिछले 2-2.5 वर्षों से मैं जन स्वराज पहले अभियान के तहत और अभी पार्टी के तौर पे काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर 2022 से ही चुनावी मैदान में है, या यूँ कह ले कि बिहार के लोगों को टटोल रहे हैं कि कहाँ दिक्कत है। आपको क्या लग रहा है कि आप 2022 से ही घूम रहे हैं, तो क्या एक ऐसी मूल समस्या आपको लगी जो बिहार को बाकी राज्यों से पिछड़ा राज्य होने पर मजबूर कर रहा है? मूल समस्या यहाँ ये है कि जो लोग सरकार चुनते हैं उनको अपनी परेशानियों का पूरा एहसास है। उन्हें पता है कि बिहार में बहुत गरीबी है, उन्हें पता है कि उनके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, उन्हें पता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, लोगों के लिए रोजगार नहीं है, लोगों को पलायन करना पड़ता है। लेकिन जब वो वोट करने जाते हैं, जब अपने लिए सरकार का चुनाव करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जातीय और धार्मिक उन्माद का जो असर है, जीवन की जो इमीडिएट नीड्स हैं, नाली गली है, 5 किलो अनाज है, कुछ पैसे का लालच है, उन चक्करों में पड़कर वो वोट दे देते हैं। दूसरी जो एक बड़ी समस्या जो बिहार में रही है कि यहाँ 2 दलीय व्यवस्था रही है, एक और राजद और एक और भाजपा। और इसकी वजह से यहाँ पर लोगों के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं रहा है। समाज का एक बड़ा वर्ग जो लालू जी को या एनडीए को वोट करता है, वो इसलिए नहीं वोट करता है कि उन्हें वो नेता पसंद है या दल पसंद है, वो सिर्फ इसलिए वोट करता है क्योंकि वो सामने वाले को वोट नहीं कर सकता है। जैसे मुस्लिम समाज यहाँ करीब 18% है, वो लालू जी को, राजद को वोट करता है, लोग बताते हैं उनका वोट बैंक है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को ये पता नहीं है कि राजद ने उनके लिए कुछ किया नहीं है या उनको भागीदारी नहीं दी है या उनके 15-20 साल के शासनकाल में मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। इसके बावजूद वो राजद को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वो भाजपा से डरते हैं, भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं। यही हाल आधे से ज्यादा जो एनडीए के वोटर हैं उनका है, क्योंकि उनको कोई भाजपा से या जदयू से प्रेम नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात से की फिक्र है कि कहीं वापस से लालू का जंगल राज ना आ जाए। अच्छा। तो ये जो राजनीतिक डर है, बंधुआ मजदूरी है कि लालू, जहाँ 50% से ज्यादा लोग लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं, प्रशांत किशोर एक विकल्प, वहां पर जैसे ही उनको कोई तीसरा सही विकल्प दिखेगा तो एक बड़ा वर्ग
जो इन दोनों से त्रस्त है वो उनकी ओर झुकेगा। और इसकी एक वजह ये है कि बिहार में इन तीनों दलों का कोई ऐसा राजनीतिक कैरेक्टर अलग से नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने घूम घूम कर राजनीतिक तौर पर पलट पलट कर इनको कैरेक्टर विहीन बना दिया है। नीतीश जी भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर 2 साल में पलट के महागठबंधन में चले जाएंगे, फिर भाजपा के साथ चले जाएंगे, फिर महागठबंधन के साथ चले आएंगे। तो बिहार में विपक्ष की भूमिका में कोई है ही नहीं। नीतीश जी कुर्सी पर है और बारी बारी से राजद और भाजपा को सत्ता का सुख मिलता रहता है, इसीलिए कोई विपक्ष की भूमिका में रहता ही नहीं। वो जो विपक्ष में है वो भी ये सोच रहा है नीतीश जी कब पलट जाएंगे, मुझे मौका मिल जाएगा। अब अभी आप देख लीजिए, मान लीजिए नीतीश जी भाजपा के साथ हैं और तेजस्वी यादव राजद वाले विपक्ष में हैं, लेकिन वो नीतीश की शिकायत नहीं करेंगे। बीपीएससी का इतना बड़ा हंगामा हुआ, उस पर बात नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो बीपीएससी के चेयरमैन है उसको कब बनाया गया है? जब राजद और नीतीश जी साथ में थे। ये तो जो बीपीएससी का चेयरमैन है ये तो राजद के ही अपने पसंदीदा अफसर है, तो उनके खिलाफ ये बोलेंगे नहीं। प्लस राजद के तेजस्वी यादव को, राजद वालों को ये लालच भी है कि कल होकर नीतीश कुमार पलट जाएंगे तो हम इन्हीं के साथ सत्ता में आ जाएंगे। बीपीएससी वाले मुद्दे पर भी बहुत हंगामा हुआ। लोगों ने कहा कि जब नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा था, बच्चे सड़क पर थे, तब आप क्यों नहीं उनके सपोर्ट में थे? ऐसे जो आपके विरोधी दल के नेता हैं उनका कहना है। नहीं, इसलिए कि मैं 2-2.5 सालों में मैं हमेशा पब्लिकली भी कहता हूँ, मैं कोई धरना प्रदर्शन इस तरह के आंदोलनों में भाग ही नहीं लेता हूँ। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के मामले में भी मैं नहीं गया था। मैं उस दिन उन बच्चों के साथ जुड़ा जिस दिन यहाँ पर पुलिस ने बच्चों को लाठी से मारा। अच्छा। मुझे एक वीडियो दिखा जिसमें एक बच्ची को रोड पे बच्ची कोई गिरी हुई थी अभ्यर्थी, और पुलिस वाला जूता पहन के उसके पेट पे पैर रख के मार रहा है। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये स्थिति है तो मेरे जैसे लोग अगर नहीं आवाज उठाएंगे, बात सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थी का नहीं है, बात मतलब मानवता के बेसिक मूल्यों का है कि आप किसी अभ्यर्थी को, किसी महिला, किसी लड़की को पुलिस वाले जूता उसके पेट पे रख के डंडे से मार रहे हैं। और सरकार अगर इतनी निरंकुश हो गई है, इतनी अहंकारी हो गई है, तो निश्चित तौर पर अगर मैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूं तो मुझे उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं गया। अब एक बार जब गए हैं तो जो मामला है उसको ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपना काम छोड़कर, अपने पार्टी का काम छोड़कर, अपनी पदयात्रा छोड़कर उन बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, पेपर लीक कोई पहली बार तो हुआ नहीं। बिहार में तो हर 2 महीने पेपर लीक होता है, चाहे सिपाही का एग्जाम हो, रेलवे का हो, दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, हर 2 महीने पे पेपर लीक होता है, पोस्ट बेचे जाते हैं। लेकिन पहली बार हम जैसे लोगों के जुड़ने से, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हम लोग के जुड़ने से वो मामला गर्दनी बाग बीपीएससी अभ्यर्थी और बीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच से बढ़कर राज्य स्तरीय मामला बना। बिहार का हर युवा आज इस बात की चर्चा कर रहा है कि नहीं, ये सरकार अहंकारी है, असंवेदनशील है, इन लोगों ने बीपीएससी के पोस्ट को बेचा है, भ्रष्टाचार किया है और इसीलिए बच्चों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये मामला सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का नहीं है, ये मामला बिहार के युवाओं का हो गया। बिहार के युवाओं को जब आपने लाठी मारा तो ये बिहार के हर उस परिवार का हो गया, हर उस माँ बहन का हो गया जिसने देखा कि हमारे बेटे को, हमारे भाई को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पुलिस मार रही है। पुलिस ने जब लाठी मारा तो उसने ये नहीं देखा कि आप किस जाति के हैं, उसने ये नहीं देखा कि आप किस दल के हैं, सभी को मारा गया। तो हम लोग जैसे लोगों के जुड़ने से ये हुआ कि ये मुद्दा अब घर घर का मुद्दा बना है। दूसरा क्या हुआ, आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, आज चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि धांधली हुई है, आज राहुल गांधी भी यहाँ आए हैं और गर्दनी बाग गए हैं। अगर प्रशांत किशोर या हम लोग जैसे लोग इस मुद्दे से नहीं जुड़ते तो ये मामला कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया होता। तो आंदोलन तो अभी भी अभ्यर्थियों का ही है, लेकिन इसको एक थोड़ी व्यापकता जो मिली है, जो कवरेज मिला है, जो इसका चैटर बना है, उसमें हम लोग का थोड़ा बहुत योगदान है। अंतिम बात, हम लोग के जुड़ने से एक लीगल प्रोटेक्शन लोगों को मिली है। आज हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है, हाईकोर्ट ने पहली बार सो कॉज करके सरकार को ये मजबूर किया है, बीपीएससी को आपको 31 तारीख तक जवाब बिंदुवार देना है। हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि रिजल्ट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि अदालत में न्याय मिलने की प्रक्रिया में एक सकारात्मक पहल हुई है। राजनीतिक तौर पर सारे दलों को इस पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है और सबसे बढ़कर बिहार के समाज में, युवाओं के बीच में ये चर्चा आम हुई है कि मेरे भाई, इस व्यवस्था के जरिए हमें न्याय नहीं मिल सकता है। अगर बीपीएससी का कल एग्जाम फिर से हो भी जाए, बच्चे रोज मेरे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि
वो तो फिर एग्जाम होगा, फिर ये लोग गर्दनी बाग से भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं आपके रोज कैंप आते हैं। ये पूरा कैंप ही मैंने इसलिए लगवाया है। अच्छा, गर्दनी बाग का एक वीडियो है जो बहुत वायरल हुआ था, कंबल वाला वीडियो, उसमें क्या था? कोई बात नहीं है, देखिए गर्दनी बाग में जहाँ लड़के बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ हाँ। लोग कहते हैं वो लड़के 1 महीने से धरने बैठे हैं। अब 1 महीने से बच्चे खाना भी खाते हैं जी। इस ठंड में उनको कहीं सोने की जरूरत भी होती है जी। आप और हम घर में बैठ के चर्चा खूब करते हैं जी। कोई ये नहीं सोचता है कि भाई वहां पर नाली के किनारे जो बच्चे रह रहे हैं वो कैसे सो रहे हैं, उनको खाना कौन खिला रहा है। तो बच्चों को कंबल भेजा गया, खाना हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। बच्चे उस समय जब प्रोवाइड करा रहे थे खाना मेरे यहाँ से जा रहा है। अच्छा। मैं उसका कोई, वो मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना ही चाहिए। मुझे जिस दिन 29 तारीख को यहाँ छात्र संसद हुआ, उस दिन शाम में जब मैं यहाँ से चला गया तो मेरे जाने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गर्दनी बाग से सारे लड़के यहाँ चले आए थे, तो गर्दनी बाग में जो उनके सोने रहने की व्यवस्था थी वो स्वाभाविक तौर पे खत्म हो गई थी। लड़के जब यहाँ लाठी उठी चार्ज होने के बाद उनकी जिद थी कि नहीं हम लोग अनशन पर बैठेंगे, वो लड़के जाकर फिर वहां बैठे। अच्छा। जब रात को 12 बजे मैं पीएमसीएच से अपने घर गया तो पता चला कि लड़के वहां आ गए हैं, उनके पास कंबल नहीं है। अच्छा। इतनी ठंड में आप समझिए 29 तारीख को जिन बच्चों को ठंडे पानी से भिगाकर इस सरकार ने लाठी चलवाया है, वो लड़के वापस गए, उनके सोने के लिए वहां जगह नहीं थी। तो मैंने कुछ कंबल वहां भिजवाए। फिर बच्चों का फोन ये आया कि भैया कंबल आप भिजवाए हैं और भिजवाइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ दूसरे दलों के लोग आ गए, उन्होंने कंबल हमारा सब छीन लिया। मैं 2:30 बजे रात में वहां गया हूँ, वहां पर 2-3 NSUI और कुछ दूसरे दलों के लड़के बैठे हुए थे, जिन्होंने उन धरना अनशन पर बैठे हुए BPS अभ्यर्थियों का कंबल लेकर खुद ले लिया और वहां जाके बकैती कर रहे हैं। अच्छा। तो आप ये बताइए कि पहले तो आप जो छात्र वहां अनशन पर बैठा है उसकी मदद नहीं कर रहे हो, तुम भाई NSUI या किसी दूसरे दल के छात्र नेता हो, तुम वहां पर बैठकर उन छात्रों को खाना रहने की जो सुविधा दूसरे लोग दे रहे हैं, समाज का कोई आदमी खाना दे रहा है या कपड़ा दे रहा है या कंबल दे रहा है, वो सामान तुम उपयोग में ला रहे हो और तुम समझते हो कि जाकर कोई बोलेगा नहीं तुम्हें। तो मैंने जाकर कहा कि भाई एक तो तुमने कंबल लिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ, ऊपर से बैठ के यहाँ पे बकैती कर रहे हो। जी। पप्पू यादव, क्योंकि अगर वो बच्चों का मामला होता तो गर्दनी बाग में जितने बच्चे अभी तक बैठे हैं वो तो सारे बच्चे हमारे साथ से पूरा में अगले दिन आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद से चाहे मुख्य सचिव से मिलने का मामला हो, गवर्नर से मिलने का मामला हो, कोर्ट में उनके FIR का मामला हो, उनके इलाज का मामला हो, तो बच्चे तो सब हमारे साथ हैं। इनके पास है कौन? पप्पू यादव ने जब आपने पार्टी बनाई तो आपका समर्थन किया, फिर पप्पू यादव बीच में BPSC के बाद मुझे लगता है कि पप्पू यादव ने आप पर बयान दिया कि आपकी वजह से लाठीचार्ज हुई, लेकिन फिर वो आप पर बयान देने से बच रहे थे। हर व्यक्ति के बयान पर टीका टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। हर आदमी को बोलने की स्वतंत्रता है। अंदर खाने में सब ठीक है, जरूरत नहीं है कुछ बात करने की। रिश्ता ठीक है आप दोनों का? रिश्ता हमारा क्या रिश्ता होगा? पॉलिटिकल। प्रशांत किशोर का एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के साथ क्या रिश्ता होगा? कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उस नाते अगर आप मिलने आओगे तो एक बेसिक सदाचार है, शिष्टाचार है कि आप आओगे तो मिल लेंगे। अच्छा। बाकी एज ए पर्सन आप कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। पप्पू यादव ने ये भी कहा है कि प्रशांत किशोर उनसे मिलने गए। अब भाई फोटो सामने है, कौन कहाँ गया देख लीजिए, आगे बढ़ी। अच्छा ठीक है। चिराग पासवान को लेकर अभी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान के लिए सॉफ्ट हो रहे हैं, तो क्या गठबंधन माना जाए कि गठबंधन कर सकते हैं? आप लोग हर चीज का मायना कुछ से कुछ निकाल देते हैं। चिराग पासवान जी भाजपा NDA के साथ हैं जी, भाजपा के NDA के मंत्री हैं, तो हमारा और चिराग पासवान जी का कोई रिश्ता राजनीतिक हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम दोनों मित्र हैं जी, आज से नहीं बरसों से मित्र हैं, आगे भी रहेंगे, आगे भी मित्र बने रहेंगे। राजनीति अलग अलग करते हैं, विचारधारा अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों मित्र हैं। और ये कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं, पिछले 2.5-3 साल से वो भी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूँ। उन्होंने समर्थन प्रशांत किशोर का नहीं किया है, उन्होंने समर्थन बच्चों की का किया है, बच्चों के विषय का किया, जो स्वागत योग्य है। अच्छा। अगर चिराग पासवान बिहार में तरक्की की बात कर रहे हैं तो मैं भी उसका समर्थन करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चिराग पासवान व्यक्ति का राजनीतिक तौर पे समर्थन कर रहा हूँ। चिराग जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ। दोनों ऐसा सोचते हैं कि बिहार में जो पिछले 30-35 साल से जिस तरह की राजनीति चल रही है वो बदलना चाहिए। क्योंकि आप पर लगातार ये आरोप लगता रहा है ना कि आप बीजेपी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार किसकी है? बीजेपी वालों की है। मैं लड़ किसके खिलाफ रहा हूँ? बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। हम
हमारे सामने बच्चों पर लाठी किसने चलवाई? बीजेपी वालों ने चलवाई। हमको गाली कौन दे रहा है? बीजेपी वाले दे रहे हैं। यहाँ पुलिस हमें पकड़ के ले गई, उसमें बीजेपी वालों की सरकार है। क्योंकि जो उपचुनाव हुए उसमें भी कहीं ना कहीं आरोप लगा है कि प्रशांत किशोर और राजद में सीधी टक्कर हुई, जिसका फायदा एनडीए को मिला। जो ये 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, कोई बेतुकी बात है। जो लोग चुनाव लड़े हैं, अगर आप लोग बिहार की राजनीति को जातियों के लेंस से भी देखें जी, या उन वर्गों के लेंस से देखें जिसको आप लोग मानते हैं कि एनडीए का समर्थक दल है, जी, हम लोग के सारे प्रत्याशी तो उन्हीं वर्गों के थे जो एनडीए के समर्थक माने जाते हैं। जी, बहुत सारे भाई सबसे ज्यादा वोट इमामगंज में जनसुराज को मिला, दूसरे नंबर पे और सुनिए, सबसे ज्यादा वोट जनसुराज को मिला और सबसे कम अंतर से एनडीए वहीं पर जीती है जी। तो ये क्या बताता है? सिंपल, जिसको राजनीति की बेसिक समझ है कि जितना वोट जनसुराज को मिलेगा उतना वोट एनडीए का कम होगा। क्योंकि अब खुलकर और उसके बाद देखिए फिर एमएलसी का चुनाव हुआ। हाँ। सीटिंग वहां पर कौन था? एनडीए देवेश ठाकुर की सीट थी जी। हम लोग के लड़ने से कौन चौथे नंबर पर गया? एनडीए चौथे नंबर पर गई। क्योंकि अब खुलकर लालू परिवार पर निशाना साधते हमेशा मंच से कहते हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर जो चर्चा रहती है कि एनडीए के लिए आपका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। सब लोग तो कह रहे हैं नीतीश एनडीए के हैं, किसके हैं? जी। हमने मोदी जी को लिए कहा कि ये आदमी को हम लोग वोट देते हैं और इस आदमी ने 10 साल में बिहार के लिए एक बैठक तक नहीं की है। हमने कहा कि बिहार में लोगों को मोतियाबिंद नहीं मोदियाबिंद है, लोगों को भारत पाकिस्तान चाइना मंदिर मस्जिद दिखता है, अपने बच्चों की समस्या नहीं दिखती है। तेजस्वी यादव लगता है कि मतलब बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या तेजस्वी यादव ने तो साफ कहा है कि वो आपको नेता नहीं मानते हैं। भैया मतलब तेजस्वी यादव यहाँ नेता कौन किसको मानेंगे नहीं मानेंगे इसका सर्टिफिकेट बांटने का कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी ना चलाते हैं जी। बिहार का नेता कौन बनेगा ये तो बिहार की जनता तय करेगी जी। तो मतलब जब से आप आए हैं चुनाव में, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। 2025 में जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है, खलबली जो है वो प्रशांत किशोर की उसमें कोई भूमिका नहीं है। खलबली जो मैंने आपको शुरू की बात बताई, ये दोनों दल या दोनों गठबंधन, इनको मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई है। इनको मालूम है, खुद भी मालूम है कि इन्होंने काम नहीं किया, इनको खुद भी मालूम है जनता इनके साथ नहीं है, लेकिन इनको मालूम है कि सामने वाला इतना गलत है कि मुझे जनता मजबूरी में वोट दे देगी। तो जब आपको मालूम है कि आप बिना पढ़े पास हो जाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इन दोनों दलों को डर इस बात का है, खलबली इस बात का है कि विकल्प कोई तीसरा मिल जाए तो ऐसा ना हो कि जो हमें मजबूरी में वोट दे रहा था वो हमको ना देके इनको दे दे, इसलिए खलबली है। जीतन राम मांझी ने कहा कि आपके पास बहुत पैसा है, तो वाकई प्रशांत किशोर के पास कितना पैसा है? क्योंकि पैसों को लेकर हमेशा आप सुर्खियों में रहते हैं। प्रशांत किशोर बिल्कुल साधारण परिवार के लड़के जी, लेकिन हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी है। मैं बालू माफिया नहीं हूँ, मैं शराब का धंधा नहीं करता हूँ, मैं ठेकेदारी नहीं करता हूँ, मैं किसी सरकारी ओहदे पर नहीं हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर ने पिछले 10 साल 15 साल में इस देश में जो काम किया है, देश में जो भी पैसे वाले लोग होंगे उसमें एक बड़ा वर्ग है जो मुझे पहचानता है, समझता है, देखता है और उनकी नज़र में मेरे में वो कुछ क्षमता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो उन लोगों की मदद है मुझे। और अगर इसको आप दूसरे नजरिए से देखें तो समाज में लोग ऐसा बताते हैं कि लक्ष्मी उसके पास है जिसके पास सरस्वती कृपा हो। तो हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, बुद्धि का खाते हैं। सरस्वती की कृपा जब तक है तो धन अपने आप रहेगा साथ में। उसके लिए ना हमें रंगदारी करनी है, ना अपहरण करना है, ना ठेकेदारी करनी है, ना माफियागिरी करनी है। दिमाग का खाते हैं और सरस्वती की कृपा है, लक्ष्मी अपने आप रहती हैं। इतना पैसा जरूर है कि बिहार में गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर सही व्यक्ति है, वो चुनाव लड़ना चाहता है तो पैसे के बगैर पीछे न छूट जाए। इतना पैसा, इतना साधन प्रशांत किशोर जरूर अपना बुद्धि लगाकर यहाँ ला देंगे ताकि गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सके और जो लोग बालू माफिया, शराब माफिया के पैसे से राजनीति करते हैं उनको हरा सके। कहीं ना कहीं जहाँ पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा है, तो क्या लगता है मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो आपको वोट करेंगे? भाई पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के साथ अगर किसी ने बैठक की हो तो जनसुराज ने की है, प्रशांत किशोर ने की। अभी उपचुनाव हुए तो किसी ने अगर मुसलमानों को हिस्सेदारी दी तो प्रशांत किशोर ने दी है। पहली बार स्नातक और शिक्षकों के सदन एमएलसी में पहली बार 75 साल में किसी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को लड़ाया, जिताया है तो जनसुराज प्रशांत किशोर ने अपाका मत को जिताया है। प्रशांत किशोर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे?
मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा। सब लोग मिलकर जनसुराज के लोग कहेंगे चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर लड़ना है तो कौन सा जहां एक से क्षेत्र? पार्टी तय कर देगी वहां से लड़ जाएंगे, जहां अच्छा। से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। पार्टी में तो प्रशांत किशोर सर्वे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सर्वे सर्वाएं तो सब तय जो करेंगे। जो पार्टी तय करेगी, अगर वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं तो लड़ूंगा। स्वाभाविक तौर पे जब वो तय करेंगे कि मुझे चुनाव लड़ना है, वो बताएंगे कि भैया आपको राघोपुर से लड़ना है, तेजस्वी के खिलाफ लड़ना है तो उनके खिलाफ लड़ेंगे। नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं है। अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो मैं निश्चित तौर पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं डर के मारे। अच्छा। नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूँ, चाहे जिस क्षेत्र से लड़े, हरनौत से लड़े, अच्छा। नालंदा से लड़े, उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर वो नहीं लड़ रहे हैं, जो कि नहीं लड़ेंगे, तो उसके बाद पार्टी जिसके जहां कहेगी वहां से लड़ जाएंगे। अगर लड़ने की जरूरत तो लड़ जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, जनसुराज कितनी सीटें ले पाएगी? जनसुराज इतनी सीट लाएगी जिससे कि बिहार में बदलाव हो, एक नई व्यवस्था का निर्माण हो, बिहार में शिक्षा का सुधार हो, पलायन 1 साल में रुके, यहाँ के बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को कम से कम 2000 रुपये महीने का मिलने लगेगा ताकि वो एक इज्जतपूर्ण जिंदगी जीत सके। यहाँ की महिलाओं को 4% पर मैं ब्याज पर सालाना ब्याज पर ऋण की व्यवस्था कराऊंगा ताकि घर घर में उनको रोजी रोजगार का जुगाड़ हो सके। यहाँ के किसानों को मैं, हरियाणा पंजाब के किसानों इतना धनी वो बन सके, वो 3 साल से 5 साल में वो व्यवस्था करना चाहता हूँ। इतनी सीटें जनसुराज जरूर जीतेगी कि 5 चीज जो जनसुराज का प्रॉमिस है वो 5 चीजें हो जाए, इतनी सीटें जनसुराज जीतेगी जरूर। तेजस्वी यादव महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने देने की बात कह रहे हैं। इससे फर्जी कोई घोषणा हो नहीं सकती है। ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव की मानसिक सोच, उनका इंटेलेक्ट किस लेवल का है। ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा। भाई पहला सवाल तुमसे ये कोई पूछे कि तुम 15 साल सत्ता में थे तब माई बहन कहाँ गई थी? अच्छा। उसके बाद तुम 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे गठबंधन में, तब माई बहन योजना की याद क्यों नहीं आई? अब जरा इनका गणित देखिए। इन्होंने कहा कि सारे महिलाओं को हम 2500 रुपया महीना देंगे। कागज कलम ले लीजिए, आपके दर्शकों को कह रहा हूँ भाई, बिहार में महिलाओं की आबादी कम से कम 5 करोड़ लोग हैं। 13 करोड़ की आबादी है, 5.5-6 करोड़ महिलाएं हुई। अगर उसमें 5 करोड़ महिलाओं को भी आप 2500 रुपये महीना दोगे तो जरा जोड़ लीजिए कि हर महीने कितना हुआ, 2500 गुणे 5000, तो पूरा एनुअल बजट होगा करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का। बिहार सरकार का टोटल बजट है 2,46,000 करोड़। तो अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया ये माई बहन योजना में दे देंगे तो लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे, सरकार कैसे चलेगी? मतलब इस आदमी को बेसिक भी समझ नहीं है। कम से कम भाई घोषणा करने से पहले कलम कागज लेके गुणा भाग तो कर लो। 1.5 लाख करोड़ रुपया अगर एक योजना में बिहार सरकार खर्च कर दे, ये महाराष्ट्र नहीं कर सकता है, तमिलनाडु नहीं कर सकता है। देश में 1-2 छोटे राज्यों को छोड़ दें, गोवा दिल्ली को अगर छोड़ दें, तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जो वहां के सारी महिलाओं को 2500 रुपया महीना दे दे। असंभव बात है। लेकिन ये तेजस्वी यादव हैं, इन्होंने 10 लाख नौकरी भी दे दी अब एक ही कैबिनेट के मीटिंग में। अब तो उन्हें पावर भी मिल गई है भाई मैंने तो कहा ना, आप इन्होंने 10 लाख एक ही कलम से पहले कैबिनेट में दे दूंगा 10 लाख, तो बिहार के किन 10 लाख लोगों को नौकरी मिली, नाम जारी कर दो। वो तो कह रहे बार-बार की नौकरी दे रहे हैं। तो भाई दे रहे हैं, कहाँ भी तो है ही नहीं, आप कहाँ से देंगे? 1.5 साल थे जब थे तो वो 10 लाख लोगों का नाम नंबर जारी कर दें जिनको नौकरी दे दिया इन्होंने। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया। बिहार को देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में जो आज दुर्दशा है उसमें एक बड़ा योगदान इन लोगों के शासन का रहा है। न्यायालय ने जिसके शासन को जंगल राज कह दिया, वो आदमी आकर विकास की बात करेगा तो लोग हंसेंगे कि रोएंगे? भाई कुछ भी बोलने से पहले अगर आपने कुछ उसका अध्ययन नहीं किया है, कुछ उस पर बात नहीं करी, तो ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। तेजस्वी यादव आकर उन्होंने कहा मैं शिक्षकों की समस्या ठीक कर दूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा हम यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा हम यहाँ देश में जो भी कोई स्कीम किसी ने कहीं कहा ये कर देंगे। कहाँ से कर दोगे भाई? तेजस्वी यादव से ये बता दो 1.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे, ये बता दो। प्रशांत किशोर आएंगे सरकार में तो ये सब कर देंगे? नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं कह रहे, इसीलिए तो कह रहे नहीं कर रहे। हमने क्या कहा है, हम जो कह रहे हैं वो करेंगे।
नौकरी की बात 60 आपने भी की। नहीं कही है, आप जाके देख लीजिए। हमने ये कहा है कि रोजी रोजगार सबके लिए हो सकता है। हाँ। बिहार में 75 वर्ष में कुल 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है। कोई आके कहता है बिहार की आबादी है 13 करोड़, कैसे दे दोगे सरकारी नौकरी? 75 वर्ष में 2% लोगों को सरकारी नौकरी मिली है जी। पूरी दुनिया में विकास का मॉडल सरकारी नौकरी नहीं है। पूरी दुनिया में विकास का मॉडल है अच्छी शिक्षा, और शिक्षा के बाद स्वरोजगार, रोजगार करने का अवसर, रोजगार करने की क्षमता, पूंजी, व्यवस्था। हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर आदमी को 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का रोजी रोजगार मिल जाए। हम वो वादा कर रहे हैं। हाँ। इनको सरकारी नौकरी से आगे कुछ आता ही नहीं है। हाँ। ना जीवन में खुद कुछ किया, ना कुछ किसी चीज की समझ है। तो यही समझते हैं कि हम 1 लाख आदमी को नौकरी दे दोगे। भाई मान लो एक बार को मान लो कि 10 लाख को नौकरी दे भी दोगे, तो बाकी के बिहार के 12 करोड़ लोगों को क्या होगा? 12.5 करोड़ लोगों का उनकी तरक्की कैसे होगी? चिराग पासवान को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं कि भविष्य में वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मैं इतना जानता हूं कि 2025 में बिहार में नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं क्या वो रहेंगे। प्रशांत किशोर ये उनके मुख्यमंत्री, मैं जो जानता हूं मैं बता सकता हूं, जो नहीं जानता हूं उस पर टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं इतना जानता हूं, लाइए लिख के दे देता हूं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनका अंतिम साल है। इस साल बिहार में नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्या वो प्रशांत किशोर है? नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। तेजस्वी यादव? नीतीश जी नहीं बनेंगे, बाकी कोई बन जाए, कोई भी बन सकता कोई है। बन जाए, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। ठीक। ये बिल्कुल क्लियर है, और आप बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। जब मुख्यमंत्री की शपथ होगी, अगर गलत होगा तो आप हमारा रिकॉर्ड कर लिया और दिखाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत जी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।